बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहूँ मैं? यही कहूँगा ना, बेचारा इंडिया। 2025 इंडिया की तारीख में स्याह तरीन साल के तौर पे याद रखा जाएगा। पहलगाम वाक़ये के बाद अब तक हर गुज़रते दिन के साथ इंडिया को एक नई ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मई में पाकिस्तान ने इसके 8 तैयारे तबाह करके इसको शर्मनाक शिकस्त से दोचार किया। उसके बाद अगस्त में अमेरिका ने इज़ाफ़ी टैरिफ आयद कर दिया। उसकी मईशत का जनाजा निकला। आज चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को सरकारी तौर पे अपना हिस्सा करार देके इसकी रही से इज्जत भी खाक में मिला दी है। तो इंडिया की इस आलमी जागसाई में फ्रांस ने भी हिस्सा डाला है, लेकिन ये किस्सा मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले जरा मैं आपको इंडिया और चाइना के दरमियान नए तनाव के बारे में अपडेट कर दूं। जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना आपको कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदों के इंडियन पासपोर्ट कबूल करने से इनकार कर दिया। इंडिया ने इस इकदाम पर सरकारी सतह पर शदीद एहतियात करने की कोशिश की और इंडियन वजारत खारजा ने इस वाक़े पे एक गोल मोल सा मजम्मती बयान भी जारी किया, लेकिन चाइना ने इंडिया के इस एहतजाज का सिरे से नोटिस ही नहीं दिया। इंडियन टीवी चैनल के एक रिपोर्टर ने जब चाइनीज वजारत खारजा की तर्जुमान से इस वाक़े के बारे में पूछा तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस इलाके का नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि जंगियान है और ये इलाका चाइना का हिस्सा है और भारत ने नाजायज तौर पर इससे कब्जा कर रखा है। सुने जरा उन्होंने क्या कहा। The so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. उन्हें तो ये चाहिए था ना कि चाइनीज वजारत खारजा के इस बयान के बाद इंडिया में कोहराम मच जाता। उन्हें तो ये चाहिए था कि कबीना मोदी फौरी तौर पर बीजिंग को कोई नई धमकी लगाता, राजनाथ सिंह तिब्बत पर कब्जा करने का ऐलान करता, जयशंकर मेनन अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करता, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सरबराहान अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों का दौरा करते और अपनी कौम को यकीन दिलाते कि चाइना ने कोई पेशकदमी की तो हम उसका हशर नशर करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कमीना मोदी चुपचाप कर G20 इजलास में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका चला गया और राजनाथ सिंह चूहे की तरह किसी बिल में छुप बैठा है। इंडियन वजारत भी ड्रामा रचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी उल्टा गले पड़ गई। आखिरकार गोदी मीडिया ने मोदी सरकार को फेस सेविंग देने के लिए एक यानी ड्रामा किया। हुआ यूं कि एक इंडियन टीवी चैनल ने भारत में चाइनीज सफीर को अपने एक टॉक शो में इन्वाइट किया। एंकर की कोशिश थी किसी तरह चाइनीज सफीर ये कह दें कि चाइनीज वजारत खारजा की तर्जुमान का बयान सियाक और सुबाक से हट कर पेश किया गया, लेकिन पूरा भारत उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब चाइनीज सफीर ने इंडियन टीवी चैनल पर बैठ के अरुणाचल प्रदेश को एक मुतनाज़ा इलाका करार देते हुए भारत को बातचीत के जरिए मसला हल करने का मशवरा दिया। सुनो जरा चाइनीज सफीर ने भारतीय एंकर को किस बेरहमी के साथ जलील किया। The spokesperson made it very clear on this issue, and I do not want to repeat it. But I would say that between China and India, we have an issue that is the border issue. It means that the border issue remains to be solved. We have some disputed areas between our two countries. चाइना के इस दावे पे इंडिया की सूरत हाल ये हो गई कि काटो तो लहू नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, नजरें चार होने पे शर्म के मारे आंखें झुका रहे हैं। लोग मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि 2 दिन पहले तो आप सिंध को दोबारा हिंदुस्तान में शामिल करने की बातें कर रहे थे, आए रोज आप पाकिस्तान का नक्शा बदलने की डींगे मारते हैं, पर अरुणाचल प्रदेश का दिफा क्यों नहीं करते, ऐलान क्यों नहीं करते? दुनिया जानती है कि अमेरिका और यूरोप ने भारत को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए जो सरमायाकारी की थी वो डूब तो नहीं रही। भारतीय जनता भी ये जानना चाहती है कि हम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत हैं और दुनिया की तीसरी बड़ी फजाई कुव्वत होने का दावा भी करते हैं, तो क्या इसके बावजूद हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते? यही सवाल भारत के वजीर खारजा से पूछा गया, तो पता है जयशंकर मेनन ने इसका क्या जवाब दिया, सुने। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. सुना आपने? भारतीय वजीर खारजा का ये जवाब बुजदली और नलायकी की एक मिराज है और ये इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि भारत चाइना से लड़े बगैर अपनी शिकस्त कबूल कर रहा है। भारत को इसी नलायकी और बुजदली को देखते हुए फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट ने 114 राफेल तैयारों की नई डिलीवरी देने से इनकार कर दिया।
डसॉल्ट ने इंडिया को अब तहरीरी तौर पे आगाह कर दिया कि हम पहले आपके पायलट्स को हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद नई केप आपके हवाले करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर डसॉल्ट के इस खत कागज देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि राफेल दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन इंडियन पायलट्स ने अपनी नालायकी के सबब उसे पूरी दुनिया में मजाक बनाकर रख दिया। मई से लेकर अब तक डसॉल्ट की मार्केट जमीन बोस और उसके शेयर्स टके टोकरी हो चुके हैं। अब वो नहीं चाहते कि 114 तैयारों के सौदे के पीछे वो अपनी उम्र भर की कमाई, इज्जत और साख दाव पे लगा दें। मैं समझता हूँ कि डसॉल्ट जो है भारतीय पायलट्स को 10 हफ्तों की बजाय 110 हफ्तों की ट्रेनिंग भी दे दे, तब भी वो नालायक ही रहेंगे। ये लोग तो अपने ही बनाए हुए तेजस को एयर शो में उड़ाने के काबिल नहीं है। ये राफेल का दोबारा वही असर करेंगे जो उन्होंने मई में किया था। तो डसॉल्ट को चाहिए कि अपने तैयारे बेचने के लिए भारत की बजाय किसी और मुल्क का इंतखाब करें, क्योंकि भारत जब भी राफेल को सामने लाएगा तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पे उसको उड़ा देगा। और मैं आपको बताऊं, अब तो भारत के अपने दिफाई तजियाकार भी दो टोक अल्फाज में बात तस्लीम करें कि इंडिया अस्करी मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कर सकता। सुने, पाकिस्तान ने अपनी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है, इसमें दो राय नहीं है, और हम पहले से थोड़ा कमजोर हो गए हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। हम कितनी भी अपनी आत्म प्रशंसा कर लें, वो करनी भी चाहिए, उसके बिना जीने का मन नहीं होता है, लेकिन हमें अपनी ये कमजोरी समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि दुश्मन मुल्क के दिफाई तजियाकार ऐसे ही पाकिस्तान की बर्तरी का एतराफ नहीं कर रहे। मैं अस्करी मैदान के में पाकिस्तान की सलाहियतों की एक हल्की सी झलक आपको दिखाता हूँ। पिछले हफ्ते इंडियन नेवी की क़यादत अपनी कौम के सामने डेंगे मारती रही कि हम 3 नए जंगी बेड़े अपने फ्लीट में शामिल कर रहे हैं। 2 रोज पहले इंडियन नेवी ने INS माई को अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया। कल इंडियन आर्मी चीफ ने इस बहरी बेड़े का मुआयना किया, और कल ही पाकिस्तान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके इंडिया को उसी के बहरी बेड़ों के अंजाम के बारे में खबरदार भी कर दिया। जहां तक बात है सफारती महाज की, तो पाकिस्तान इसमें मैदान में आए रोज कामयाबियों के झंडे तो गार्ड है। मशरिक़ वस्ता में कौन सा अहम फैसला है जिसमें पाकिस्तान की शमूलियत जरूरी अब नहीं समझी जाती? अमेरिका और रशिया और चाइना और यूरोपियन यूनियन, दुनिया कौन सी बड़ी ताकत है जो पाकिस्तान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात उस्तवार करने की ख्वाहिशमंद नहीं है? अब देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से मुख्तलिफ समझे जाते हैं, लेकिन आज सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और ईरान के कौमी सलामती के मुशीर दोनों बेक वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और दोनों पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दम भर रहे हैं। तो बांग्लादेश की नेवी का वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहा है। रशिया और अज़रबैजान के वफूद इसी हफ्ते इस्लामाबाद के दौरे पर पहुंच रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आलमी बिसात पर इंडिया की हैसियत अब पिटे हुए मोरे से ज्यादा नहीं है। इंडिया तब तक सर उठाकर जीने के काबिल नहीं होगा जब तक वो हमसाया ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करता। और अगर इंडिया ने मेरे इस मशवरे पे कान ना धरे तो फिर चाइना और पाकिस्तान के बाद अब किसी भी दिन बांग्लादेश इसकी टुकाई करेगा, और यकीन माने ये जल्द होने वाला है। उस दिन एक कमीना मोदी सिर्फ मुंह देखता रह जाएगा और कुछ नहीं करेगा इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स अपनी राय दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।